उपचुनाव से क्यों दूर है दिग्विजय सिंह? सिंधिया की भूमिका को लेकर भी सस्पेंस। क्या कांग्रेस बीजेपी ने बदली है रणनीति? क्या बदलाव से मिलेगी उपचुनाव में जीत? करीब 3 दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले और कांग्रेस के लिए फ्रंट फुट पर खेलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उपचुनाव से क्यों दूर है? आम चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे उपचुनाव में दिग्विजय सिंह का सक्रिय न होना राजनीतिक पंडितों के लिए भी एक बड़ा सवाल है। एक वक्त था जब ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के 2 ही चेहरे हुआ करते थे, राजा और महाराज। महाराज तो पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं, बचे दिग्विजय सिंह जो फिलहाल सीन से गायब है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं, लेकिन बंसल न्यूज से बातचीत में पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ट्यूनिंग की जमकर तारीफ कर चुके हैं। जोड़ी नंबर 1 दोनों का बहुत पुराना संबंध है। मैं मानता हूँ लगभग पिछले 40-50 सालों का, और आज भी उतने ही मजबूत संबंध हैं दोनों की बहुत सारी बातें होती हैं कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की, जो वो किसी और को नहीं बताते, तीसरे व्यक्ति को। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि जो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, उसी के माध्यम से हम ये मानते हैं कि जो सरकार बनी थी 2018 में, वो उसी के हिसाब से बनी थी। दिग्विजय सिंह जी इस चुनाव में बेहतर से बेहतर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और हम लोग भी उसी रणनीति के मुकाबले में काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ अवसर ढूंढती रहती है, और दिग्विजय सिंह जी की भूमिका क्या होगी, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता की क्या होगी, या किसी अन्य नेता की क्या होगी, ये हमारे लीडर कमलनाथ जी तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। बीजेपी में चुनाव के बाद सिंधिया की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर भी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल कांग्रेस के हमलों को देखते हुए शायद बीजेपी ने रणनीति के तहत सिंधिया को पीछे कर रखा है। वहीं बीजेपी फिलहाल उपचुनाव में दिग्विजय सिंह को बुरी तरह मिस कर रही है। तभी तो पार्टी नेताओं के बयानों में गाहे बगाहे दिग्विजय सिंह का नाम आ ही जाता है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तुमने तो गरीबों के कफन के भी 5000 खा गए। 5000 बोलो, ये गद्दारी है कि नहीं? कांग्रेस के यहाँ थे, एक पर्दे के पीछे से अलग चलाता था, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार जी ने कहा था कि, और मंत्री थे वो जिसने कहा था कि पर्दे के पीछे कोई और है और आगे से कोई और है। जो पर्दे के पीछे से चला रहा है वो दिखता नहीं है। रुकता नहीं था तमाशा, रहता था खेल जारी, उस पर कमाल ये था दिखता नहीं मदारी। चुनावी समर में फिलहाल कमलनाथ एकला चलो की राह पर है। सूत्रों की माने तो टिकट वितरण में भी इस बार दिग्विजय सिंह को तवज्जो नहीं दी गई। कमलनाथ फिलहाल 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों के साथ मैदान में डटे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का मोर्चा न संभालना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दिग्विजय सिंह दरकिनार किए जा रहे हैं या उनकी दूरी किसी रणनीति का हिस्सा है, इसका पता तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है राजा से दूरी, महाराज की मजबूरी। राजनीति को लेकर एक शेर जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पढ़ रहे थे, उसमें बड़ा दम है कि खेल जारी रहता है लेकिन मदारी नजर नहीं आता। और राजनीति की जो असली ताकत है वो यही है कि खेल जारी रहे लेकिन मदारी नजर ना आए। तो क्या कांग्रेस में जो खेल है दिग्विजय सिंह जी को लेकर, वो यही खेल है? क्या ये दिग्विजय सिंह जी का और खुद कमलनाथ जी का प्लान है कि इस बार दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल पर्दे के पीछे रहेंगे और ये मैसेज जाएगा कि दिग्विजय सिंह जी को छोड़ दिया गया है, अकेले तनहा छोड़ दिया गया? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप देखेंगे तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता है। इधर बीजेपी को थोड़ी सी कठिनाई ये हो रही है, या खासी कठिनाई ये हो रही है कि दिग्विजय सिंह आते हैं तो वो बयानों के तीर उसके और धारदार होने लगते हैं। बीजेपी बल्लियों उछलने लगती है कि दिग्विजय सिंह आए हैं, अब मौके मिलेंगे। और खुद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वो तो पंचिंग बैग हैं, जिसको चाहे जो भी आए एक मुक्का जमा कर चला जाए। और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी क्या बीजेपी कुछ इसी रणनीति को लेकर इस तरह से आगे बढ़ रही है कि सिंधिया जी का भी बहुत अधिक इस्तेमाल
चुनाव प्रचार में न किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का निशाना सिंधिया है। सिंधिया जी की कोई एक सभा होती है तो कांग्रेस में जोश भर जाता है कि सिंधिया जी ने आज कहा कि टाइगर जिंदा है, सिंधिया जी ने आज ये कहा कि काला कौआ। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या इन चीज़ों को लेकर कुछ रणनीतिकार दोनों पार्टियों के कोई मजबूत निर्णय बना चुके हैं कि तमाशा जारी रहता है और उस पर भी कमाल ये कि मदारी नज़र नहीं आता है? बहरहाल ये कई तरह की चीज़ें हैं और जब भी चुनाव होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं और सोचने वाले पर्दे के पीछे रहते हैं। कई बार ये अच्छी सलाह भी देते हैं और कई बार अच्छी सलाह नहीं भी देते हैं। लेकिन जब आप तनाव में होते हैं तो इनमें से कुछ सलाहों को, जो अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं, आपको मानना पड़ता है। तो देखते हैं कि दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है। बात करेंगे हम मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिल लीजिए उनसे जल्दी से। हमारे साथ हैं शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक। बहुत स्वागत है सर। शशिकांत शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, जबलपुर से हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करूंगा। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और सेवा दल की इकाई के प्रदेश नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी निभा चुके योगेश यादव जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। पटेल साहब, सबसे पहली चीज़ तो यही कि तमाशा तो जारी रहता है, मदारी नज़र नहीं आता है, और यही राजनीति का सबसे बड़ा खेल है। दिग्विजय सिंह जी को लेकर क्या खेल है कांग्रेस का, जरा रोशनी डालिए इस पर। जी देखिए शरद जी, वास्तव में दिग्विजय सिंह बहुत ही बड़े और कद्दावर नेता हैं। उनको आप अनदेखा नहीं कर सकते। कहते हैं ना, यू लाइक मी और यू डिसलाइक मी बट डोंट ट्राई टू इग्नोर मी। इनको अलग अलग लफ्जों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है कि आप मुझे पसंद करें ना पसंद करें, ये बाल्टिया ने कहा था, लेकिन आप मुझे इनकार नहीं कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह वही हस्तियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह जी पीछे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी रणनीति, अगर आप याद करिएगा, जब भोपाल में राहुल गांधी 2019 के आसपास आए थे, तब दिग्विजय सिंह के होर्डिंग नहीं लगाए गए थे, आपको अच्छे से ध्यान हो, और दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने खूब बबेला काटा था। लेकिन बाद में मालूम पड़ा था कि जो एजेंसी काम कर रही थी उसको चिट्ठी लिखकर खुद ही दिग्विजय सिंह ने दी थी कि मेरे होर्डिंग न लगाए जाएं। तो कांग्रेस के बहुत ही बड़े जवाबदार नेता ने मुझसे बात कही थी। अगर बोले हमें अंदाज होता तो हम उनकी चिट्ठी को भी दरकिनार कर देते। बोले दिग्विजय सिंह जी कुछ कहते हैं, उनके समर्थक कुछ और ही कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह जी एक ड्यू स्ट्रेटजी के तहत बाहर हैं। दरअसल उन पर मिस्टर बंटा ढार का जो चस्पा लेबल है वो अब तक धुल नहीं पाया। दिग्विजय सिंह जैसे ही मैदान में उतरेंगे, बीजेपी और दूसरे उनके जो शुभचिंतक हैं, बुंदेलखंड बोलते कनक कंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे। तो दरअसल हाई वोल्टेज ड्रामा से बचने के लिए दिग्विजय सिंह को पीछे रखा गया है। दिग्विजय सिंह ने, अगर आप फिर याद करिएगा, पिछले दोनों कहा था कि कहा जाता है कि मेरे चुनाव मैदान में पहुंचने से वोट कटते हैं, इसलिए मैं मैदान से दूर रहा हूं। ये लोग विधानसभा चुनाव की वक्त की बात है। भले ही उनने संगत और पंगत और नर्मदा यात्रा निकाली हो, तो दिग्विजय सिंह जी को मुझे लगता है कमलनाथ ने बिल्कुल पीछे नहीं किया है। लेकिन वो शायद कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है कि सारी चीजों को दिक्कत पैदा ना हो जाए। और राजनीति में सब कुछ चलता रहता है। गोल पोस्ट आप तय करते हैं, गोल पोस्ट आपके लोग तय करते हैं, स्ट्रेटजी आपके लोग तय करते हैं, किसको आगे रहना है किसको नहीं रहना है ये तय करते हैं। बीजेपी में भी लगातार आगे पीछे चलती रहती हैं। जिससे लोगों ने कुछ और नाम मांगे थे, लेकिन भाजपा के जो कैंपेनर है कुछ और लोग हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा पटेल साहब। और बंसल न्यूज़ ने भी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह जी से बात की थी तो बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा, मेरी जानकारी के बिना मेरे जन्मदिन के पोस्टर मेरे एक मित्र ने ही लगवा दिए, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हें तभी माफ़ कर सकता हूं जब तुम पूरी रात पूरा दिन, जब जितना समय लगे, तुम खुद उतारोगे वो सारे पोस्टर। और उन्होंने खुद उतारे वो पोस्टर, और तब जाके दिग्विजय सिंह जी ने, तो दिग्विजय सिंह का मिजाज थोड़ा भिन्न है, मुख्तलिफ है। और कई बार आप अपने समय से शायद थोड़े आगे से हो जाते हैं तो समझ में नहीं आती ये चीज़ें। शुक्ला जी की तरफ मैं चलूँगा, क्योंकि आचार्य रजनीश, जिनका संबंध नरसिंहपुर और जबलपुर से भी रहा है, उनके बारे में भी ये कहा जाता था कि वो समझ में नहीं आते थे। तो चलिए, एक किसी फिल्म का संवाद भी था कि मैं समझ में नहीं आता हूँ, सीधे दिल में उतर जाता हूँ। लेकिन यहाँ तो दिल में उतरने को लेकर भी चैलेंजर हैं। शुक्ला साहब, क्या कहेंगे आप? सिंधिया जी को लेकर भी क्या बीजेपी कुछ यही सोच रही है कि थोड़ा सा उनका एक नियंत्रित इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब वो चुनावी मंजर पर आते हैं तो कांग्रेस को बड़ी ताकत मिल जाती है? जी जी नहीं, ये तो कयास अब
तमाम विश्लेषण में लोग कर रहे हैं वो अलग बात है, जी लेकिन सिंधिया जी का कोई लिमिट में उपयोग किया जाए, जैसा आपने कहा कि एक दायरे में, ऐसा कुछ नहीं। सिंधिया जी जितना प्रचार करना चाहिए, जितना प्रसार प्रचार की आवश्यकता है, जितनी उनकी दौड़ धूप की, वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अभी दिग्विजय सिंह जी की बात आपने कही, तो बहुत वर्षों से हम भी देख रहे हैं, पटरिया जी ने भी कहा वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हम उनको अपमान की दृष्टि से, अपमानजनक दृष्टि से कोई बात नहीं कहना चाहते जी, पर उनका कोई भी बयान और आगे आना, पर्दे के पीछे चले जाना, ये सब बड़ा सस्पेंस रहता है। कब कौन सा बयान किसके खिलाफ क्यों दे रहे हैं, ये स्वयं कांग्रेस के लोग भी नहीं समझ पाते। अब दिग्विजय सिंह जी अभी बीच में सिंधिया जी से कमलनाथ जी की जो ठनी थी, उसमें दिग्विजय सिंह जी की क्या भूमिका थी, फिर वो झगड़ा करवा करके उनको बाहर करवा दिया, फिर सरकार गिरवा दी कि कमलनाथ जी भी अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब इसमें दिग्विजय सिंह जी की क्या भूमिका है। अब शायद दिग्विजय सिंह जी ये सोच रहे हो कि मैं कैंपेन नहीं करता, ये सरकार नहीं बननी चाहिए, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वो उनकी लीला बड़ी मुश्किल है समझ पाना, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। वो जब ये हमारे पटेल जी ने भी कहा, ये सच बात है, दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं आ रहा है, इसका विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। और वो कब किसकी सरकार करवा दे, कब झगड़ा करवा दे, कब कौन सा बयान किसके खिलाफ दे दे, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए दिग्विजय सिंह के बारे में जो चर्चा हो रही है, ये सत्य है कि उनकी भूमिका बहुत ही संदेहजनक है। और लेकिन जहाँ तक हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात है, वो खुले रूप से प्रचार कर रहे हैं, पार्टी पूरा उनको हक अधिकार दिए हुए और वो पूरे तन मन धन से लगे हुए। चलिए, एक चीज़ लेकिन मुझे अच्छी लगी कि आपने भी माना कि उनकी लीला अपरंपार है, ये अच्छा लगा मुझे। और आपने ठीक कहा था कि आप सम्मान के भाव के साथ ही बात कर रहे हैं, तो किसी और बात नहीं कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की लीला अपरंपार बताई है। चलिए योगेश जी, आप किस तरह देखते हैं? दोनों सवाल मैं आपके सामने रखें, जिनका जवाब शुक्ला जी ने भी दिया। दिग्विजय सिंह जी की भूमिका, क्यों पीछे हैं वो, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भूमिका बीजेपी का सब्जेक्ट है, लेकिन उस पर भी आप अपनी राय रखिएगा। लेकिन पहले आपके अपने दिग्विजय सिंह जी। योगेश जी। देखिए शरद जी, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के प्रति कोई संदेह या संशय करना मैं समझता हूँ बेमानी होगा। दिग्विजय सिंह एक सर्वमान्य नेता है और कांग्रेस में उनकी प्रामाणिकता है, उनका जनाधार है, और इसमें कोई संशय नहीं, इस बात में कोई अतिरेक नहीं है। पटेरिया साहब भी मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि 2018 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बात मैं जरूर मानता हूं कि वो प्रचार से अब अपने आप को दूर रखते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो राजनीति के प्रसंग से अपने आप को दूर रख रहे हैं। राजनीतिक प्रसंग में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति में है, राजनीतिक चेष्टा में है, और कांग्रेस के लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये बात जरूर होती कि व्यक्ति को जब प्राप्त हो जाता है, या जैसे उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की, तो मन में एक संतत्व का भाव आ जाता है। तो जो संतत्व का भाव होता है ना, तो उनके लिए, जैसे आप स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि जन्मदिन पर कोई पोस्टर सामग्री की आवश्यकता नहीं या प्रचार तंत्र की आवश्यकता नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वे कार्यकर्ता की मानिंद पार्टी के लिए सेवारत रहेंगे, और है वो निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं और पार्टी के लिए देख रहे हैं। अब चूंकि शरद जी वातावरण चल रहा है इस पूरे संपूर्ण देश में 2020 मैच का, अब आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो उपचुनाव 28 का मैच है। अब आप जानते हैं कि 28 का जब मैच चलता है, तो आजकल जो 2020 के मैच में जो चल रही है, प्रणाली चल रही है, तो उसमें जो सुपर बल्लेबाज होते हैं वो चौथे या पांचवें क्रम में ही आते हैं, और आखिरी 5 जो लास्ट के ओवर रहते हैं 15 to 20, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी 15 से 20 का ओवर बाकी है, उसका टेम्पो बनने दीजिए। दिग्विजय सिंह जी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, आप इस बारे में कोई संशय नहीं कि वो इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी एक लोकप्रियता, उनका एक जनाधार है, लोग उनके साथ चलते हैं, उनकी सरलता, निष्ठा और प्रतिबद्धता कांग्रेस के लिए निरंतर रही है। और अभी आप देखिएगा 15 से 20 वाला जो आप आखिरी 2020 देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। दूसरा संदर्भ आपने मुझे कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में, थोड़ा संक्षेप में। तो ये तो अब जग जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से उनको जी हाँ, जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, पोस्टर से भी उनको हटाया जा रहा है, ये सिर्फ प्री प्लान्ड है, ये पूर्वाग्रह है, तो इसको नहीं नकारा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा इस बात की मान्यता रही है, यूज एंड थ्रो, और शायद मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अब यूज और थ्रो के अंतर्गत ही जा रहे हैं आने वाले समय में। पटेल साहब, क्या ये वो सलाहकार भी होते हैं जो पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं,
लेकिन चुनावी समीकरणों को सेट करने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। और जिस तरह से हमने, क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी सलाहकार शब्द आते हैं तो या तो हिंदी के पौराणिक टेली सीरियल्स दिमाग में कौनते हैं या फिर कथाएं कौनती हैं जिनमें वो बड़ी अदा से महाराज के सामने आते हैं और कहते हैं, महाराजा अगर पारी बदलनी है तो बात मानिए, दिग्विजय सिंह जी को पीछे करिए और सिंधिया जी को भी थोड़ा सा रोक लीजिए तो देखिए कमाल हो जाएगा। और आप जब बहुत मसरूफियत से भरे होते हैं तो फिर आपके पास यही विकल्प होता है कि आप उसको स्वीकार लें। तो क्या आप ये भी देखते हैं कि ये उन सलाहकारों का भी इम्पैक्ट हो सकता है कि वो इतने बड़े प्लेयर्स के बारे में भी ये राय रख जाते? क्या इस पर आपकी जरूर टिप्पणी चाहूंगा जी। शरद जी, आज सलाहकारों की भूमिका में सर्वे करने वाली एजेंसियां आ गई हैं, फीडबैक एजेंसियां आ गई हैं, स्ट्रेटजी प्लान करने वाले लोग आ गए हैं और मुझे लगता है जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो भी हम शरीक हो गए हैं। दोनों दलों ने अपनी अपनी सर्विस एजेंसियों को एक्टिवेट किया हुआ है। उन्होंने हर बड़े नेता के बारे में उनकी यूएसपी तलाशी है और किनके पहुंचने से किनके ना पहुंचने से क्या असर होगा इसके बारे में कांग्रेस ने तय किया है। वैसे भी कमलनाथ एक बड़े उद्योगपति भी हैं, तो एजेंसियों और सर्वे पर उनका पूरा बड़ा भरोसा होता है। भाजपा में संघ और संगठन की बड़ी भूमिका होती है, एजेंसियां भी होती हैं, लेकिन संघ और संगठन बहुत बड़ी भूमिका में रखता है। तो सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फीडबैक कमलनाथ जी को चाहे कार्यकर्ताओं से, अपनी एजेंसियों से मिला होगा, उसके बाद में मिल बैठ के दोनों लोगों ने एक रणनीति बनाई होगी। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को आप जानबूझकर अलहदा नहीं कर सकते, उनके साथ एक संवाद कायम करके उनकी भूमिका को देख सकते हैं। और दिग्विजय सिंह जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जो भूमिका है वो इस तरह हो कि जिससे अनावश्यक विवाद पैदा ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, दिग्विजय सिंह से थोड़ा हटके इस चुनाव में सुरेश पचौरी कहाँ दिखाई दे रहे हैं, अजय सिंह कहाँ दिखाई दे रहे हैं, अरुण यादव कहाँ दिखाई दे रहे हैं, विवेक तनखा कहाँ दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है इनकी भी जो भूमिकाएं हैं वो भी बहुत सीमित हो गई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारी कमान कुल मिला के कमलनाथ जी ने एजेंसियों के भरोसे अपने हाथ में ले रखी है। मुझे तो एक गीत पार्श्व में नेपथ्य में सुनाई देता है, क्योंकि हिंदी फिल्मों का इतना असर है पटेरिया साहब कि हर जगह कुछ ना कुछ तसव्वुर उसी तरफ मुड़ जाता है। वो गीत राज कपूर साहब की फिल्म का है, शायद हिना फिल्म का है, कि दोनों ही पार्टियों में मुझे बीजेपी कांग्रेस में एक ही गीत सुनाई देता है, मुझको देखोगे जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक, इस ज़मीं से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। शिवराज जी मुझे झमकते हैं बीजेपी में और कमलनाथ जी झमकते हैं कांग्रेस में, तो मुझको देखोगे जहाँ तक मुझको पाओगे तहाँ तक। बिल्कुल सही कहा आपने, सलाहकारों की बड़ी भूमिका एजेंसी ले चुकी हैं, लेकिन एक एजेंसी ने 2004 में बीजेपी से कहा था शाइनिंग इंडिया का नारा चलेगा, नहीं चमक पाया। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कहा कि खाट बिछाकर किसानों से बात करो, तो माफ़ कीजिएगा खाट खड़ी हो गई। एक मुहावरा अच्छा नहीं है, लेकिन वो खाट खड़ी होने जैसा ही था, खड़ी हो गई। अच्छा हुआ मध्य प्रदेश में कांग्रेस खाट नहीं बिछा रही है। तो कई बार अपना विजडम रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है और ये भी बड़ी अहम चीज़ है। शुक्ला साहब सहमत होंगे आप इससे? जी 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 की बात से सहमत हैं। और मुझे तो देखिए ऐसा लगता है ये जो आज का बहस का जो आपने मुद्दा रखा है, चुनाव प्रचार में कौन कौन से नेता सक्रिय और नहीं है, तो मुझे तो संशय लगता है, जो बात मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार जो सिंधिया जी से झगड़ा करवाया गया है और उसमें आखिरी दम तक संभल मचाते रहे दिग्विजय सिंह जी, बाद में ये हुआ कि सरकार गिर गई और वही कहते रहे सरकार नहीं गिरी, आप तो अड़े रहो, आप तो कह दो कि साहब मैदान में आ जाओ, जो आंदोलन करना कर लो, बाहर चले जाओ जो करना। तो कहीं ना कहीं अब कमलनाथ जी को एहसास हो रहा है कि दिग्विजय सिंह जी के गलत सलाह से सरकार चली गई, तो अब उन्होंने दिग्विजय सिंह को लगा दिया किनारे कि अब तो मैं अध्यक्ष भी हूँ और पूर्व मुख्यमंत्री, और मैं ही अपने हिसाब से मध्य प्रदेश में रणनीति तय करूंगा, आप तो घर में बैठो, आप आकर के और चुनाव हरवा दो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाऊँ, सरकार बने हुए कांग्रेस की। मुझे तो ये संशय प्रतीत होता है। लेकिन ये अब कांग्रेस के अंदर की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बराबर रूप से सब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किसी का कोई परहेज नहीं है, किसी का पोस्टर वोस्टर ये सबसे मतलब नहीं है। कद्दावर नेता हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिलों में स्थान है, पोस्टर से नाम फोटो हटाने से कुछ होने वाला, दो चार कहीं घटना घट गई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बड़े नेता और उनका प्रभाव सामने आएगा, रिजल्ट सामने दिखेगा, भाजपा काम जो कर रही है और जो पहले किया वो दिखेगा, सेंट्रल काम भी दिखेगा। परंतु कांग्रेस की जो बात अभी आज जो मुद्दा उठा था, मुझे वो संशय जो प्रतीत होता है, वो संशय निश्चित रूप से है कि कमलनाथ जी समझ गए कि ये बंटाढार है, हमारी सरकार का बंटाढार इन्हीं ने कराया, इसलिए उनको किनारे बैठा दिया गया, मुझे ऐसा लगता है। जी चलिए, इनकी पुष्टि तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि
कहीं आपकी टिप्पणी सुनकर कोई सलाहकार या सलाहकार एजेंसी ये ना कह रही हो कि महाराज तीर एकदम निशाने पर लगा है, बीजेपी ये मान रही है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के बीच में रार और तकरार शुरू हो चुकी है। पटेल साहब एक छोटी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। आप सरज जी पारसी थिएटर को जिस अंदाज में आप प्रस्तुत करते हैं वो मुझे वास्तव में बहुत ही आह्लादित करता है। ये हालांकि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कम से कम जो नीरस राजनीतिक विषय है उसके बीच में एक सरस बातचीत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में सारी चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। राजनीतिक दल बहुत कदम रखते हैं, राजनीतिक दलों में एजेंसियों को लेकर भी एजेंसियां हुआ करती हैं और सर्वे के बाद भी सर्वे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे शिवराज जी हो, ज्योतिरादित्य हो, उमा भारती हो, इनका सबका अपना विजडम है, अपना फीडबैक है। भाजपा क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, संघ और संगठन का नियंत्रण, तो उनका काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। और कांग्रेस में कहा जाए कि लीडर बेस्ड पार्टी है और अभी सारी जो सत्ता के सूत्र हैं, रास है, वो कमलनाथ जी के हाथ में है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और जरूरतें होंगी तो चीजें सामने आएंगी। फिलवक्त तो मुझे लगता है कि अभी सिर्फ कमलनाथ हैं कांग्रेस में और सिर्फ कमलनाथ हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और एंकर्स की भूमिकाएं भी बड़ी भिन्न भिन्न होती हैं पटेरिया साहब आज के दौर में। कोई बहुत जोर से चीखता है, कोई मुस्कुराता है, कोई पारसी थिएटर की शक्ल में चला जाता है। नाना प्रकार की संकल्पनाएं हैं। जैसा वो एक गीत था कि जी जी हाँ श्रीमान, मैं गीत बेचता हूँ, नाना प्रकार के गीत बेचता हूँ। तो खबर को भी ठीक से परोसने के लिए हम लोगों को बड़े जतन करने पड़ते हैं। मैं यादव साहब को देखता हूँ, नहीं तो उनसे हम फ़ोन पर ही संपर्क करते हैं उनकी एक टिप्पणी लेने के लिए। अगर वो मुझे सुन पा रहे हों तो मैं ज़रूर उनकी प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर चाहूँगा। यादव साहब, ये जो कांग्रेस का पूरा कैंपेन है वो कमलनाथ जी पर ही पूरी तरह से केंद्रित है, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। कमलनाथ जी ही इस पूरी कांग्रेस के महासमर के नायक हैं और इस बार वो पूरी जिम्मेदारी भी ऑन करके चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या पूरा दारोमदार उन्होंने अपने सर पर ही ले रखा है? ये बिल्कुल स्पष्ट है। जी जी जी, पहले तो मैं आप पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि जिस शालीनता, संस्कृति और व्यवहार से और हल्केपन से आप एक तीक्ष्ण और गंभीर विषय को जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो तारीफ़े काबिल है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही मुझे नहीं कहना चाहिए, भावना का अतिरेक हो सकता है, लेकिन आपकी जो शैली है बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन आप वो वाला इलेक्शन नहीं है कि आप कितना नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन इस बात का है कि आप कितनी संवेदनशीलता से और कितनी बारीकी से मतदाताओं की नज्म को पहचान रहे हैं। ये इलेक्शन जनता का इलेक्शन है और जनता ने अपना एक माइंड मेकअप कर लिया है। वो पाप और पुण्य के तराजू को लेकर स्वयं बैठी हुई है। तो इसमें बहुत प्रचार की भूमिकाएं नहीं है, इसमें तो अपनी नीति और नीति निर्धारकों की आवश्यकता है। और पुनः मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने अपनी भूमिका और अपनी बैटिंग तय करके रखी है। मौके आने पर चौके छक्के लगेंगे और जरूर लगेंगे और ये मैच का विनिंग जो रहेगा वो कांग्रेस पार्टी रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको। शुक्ला जी, आपके यहाँ भी क्या अंतिम 5 ओवरों के लिए सिंधिया जी और आक्रामक और तेज बल्लेबाजी के साथ सामने नजर आएंगे, जैसा दावा योगेश जी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के लिए कि वो स्लॉग ओवर के बैट्समैन हैं और अंतिम 5 ओवरों में तेजी से रन बटोरने के लिए किसी न किसी भूमिका में नजर आएंगे? जी शुक्ला साहब। जी बिल्कुल सारे नेता जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सिंधिया जी है, जितनी भी ताकत लगा सकेंगे अंतिम ओवरों में ताकत लगाई जाना चाहिए और लगाएंगे। और ये कांग्रेस को भी लगाना चाहिए। और हम तो चाहते हैं अंत में सही दर्शन तो करवा दें बंटा ढार महोदय के, जरा जनता के बीच में तो कुछ हमको भी लाभ मिल जाएगा। तो जरा दिग्विजय सिंह जी आए तो आखिरी ये 5 ओवर में तो कुछ लाभ तो प्राप्त हो। बिल्कुल योगेश जी, बोलना ही चाहिए आपको। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं ही कहना चाह रहा था कि हमारे शरद जी की एंकरिंग बड़ी मुस्कुराहट भरी और बड़ी शांति प्रिय एंकरिंग हमको भी बड़ी पसंद आती है। आपकी अच्छी पहचान मध्य प्रदेश में आज तो ये हम आपके प्रशंसक है व्यक्तिगत तौर पर। अरे वाह। तो साहब ये तो चुनाव है और चुनाव में सबको खुल के काम करना चाहिए। सारी पार्टी को मर्यादा के अंदर अपना पक्ष रखना चाहिए। यादव जी की पार्टी भी रखे, हमारी भी रखे, लेकिन अब सब जानते हैं कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होने ही वाली है। और हम चाह रहे हैं बंटा ढार महोदय जो हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो छिपा के रखा है, जरा उनको भी ले आए। अब इनका कोई व्यक्तिगत झगड़ा हो ना लाए, एक अलग बात है। हम तो चाहते हैं कि सारे लोग चलिए मैं टिप्पणी जल्दी से ले लेता हूँ, वक्त बहुत कम है। संक्षेप में योगेश जी। जी बोलिए। जी जी
भारतीय जनता पार्टी को इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी से बहुत ज्यादा भयभीत है। दिग्विजय सिंह जी आएंगे और जरूर आएंगे और मैदान में बहुत डट कर आएंगे, मुकाबला करेंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप दोनों पर और अपने उस पर जी ध्यान दीजिए। जी, बीजेपी को भी शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का, पटेरिया साहब, शुक्ला जी और योगेश जी। तो कुल मिलाकर जो नज़र आ रहा है उसके भीतर बहुत कुछ ऐसा भी है जो नज़र नहीं आ रहा है, और यही सियासत है। और सियासत में इस बार जो दोनों ही पार्टियों का हम रूप देख रहे हैं, उसके लिए एक शब्द मेरे जहन में आता है कि ये दोनों ही दलों का इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये उनका और बेहतर हुआ संस्करण हम देख रहे हैं। और आप पूछेंगे इसका कारण क्या है, तो मैं जवाब दूंगा कि 2018 की उनकी सफलताएं और असफलताएं दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। बीजेपी ने भी सीखा है कि बहुमत के नज़दीक वो 5 सीटों से क्यों चूक गई, और कांग्रेस ने भी सीखा है कि वो भी क्यों चूक गई कि उसको सिर्फ 1 सीट के अंतर से रुक जाना पड़ा। कम से कम दोनों ही अगर 120 का आंकड़ा छू लेते तो आज मध्य प्रदेश भी एक स्थायित्व की राह पर होता। इसलिए दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखी है कि जो दिख रहा है उससे बहुत कुछ अधिक ऐसा है जो नहीं दिख रहा है। तो ये जो नहीं दिख रहा है, इसमें क्या क्या दिखेगा आगे जाके, ये तो 3 नवंबर को होने वाला मतदान और 10 नवंबर के नतीजे बताएंगे। इंतज़ार कीजिए कि किसकी मनती है दिवाली। और ये लोकतंत्र है सर, दिवाली को दिवाली की तरह ही देखना चाहिए। और एक जीत का प्रकाश भी है, कई बार हार का भी मैं कहूँगा प्रकाश ही होता है वो भी। और कई बार तो हार का प्रकाश ज़्यादा मार्गदर्शन देता है, जीत की रोशनी कई बार आंखें चौंधिया देती हैं। तो ये मैंने दार्शनिक संतुलन बनाने की कोशिश की है, क्षमा कीजिएगा। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।